हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी को कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होने वाली है फॉर द पीएचडी प्रोग्राम 2022, ओके, उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है वो मैं आप सभी को सिखाने जा रही हूँ। इन टुडेज सेशन में आप सभी को सैम्पलिंग इन रिसर्च मेथोडोलॉजी बाय द यूज़ ऑफ एमसीक्यू सिखाने जा रही हूँ। सैम्पलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है इन द होल रिसर्च प्रोसेस, जिसकी मदद से हम सभी लोग बहुत ही कम समय में सैम्पल्स को चूज़ कर सकते हैं फॉर आर रिसर्च। ओके, फाइन। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है। बिकॉज क्रेट एग्जामिनेशन में 25% या फिर उससे भी ज़्यादा पार्ट जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए है। एंड अगर आप क्रेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हो देन ऑब्वियसली आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल करने की सख्त ज़रूरत है। विद दिस कंप्लीट कोर्स आप सभी लोग क्रेट एग्जामिनेशन को गारंटीड क्वालिफाई कर सकते हो, जिसमें आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। इन दिस कोर्स आप सभी को फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जिसमें थियोरीज एंड एमसीक्यूज दोनों के ऊपर भी लेक्चर सीरीज़ है। आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ मिलता है। एंड एज वेल ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। ओके, स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिवीजन पीडीएफ आप सभी लोग एक ही पीडीएफ में सारे टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो। एंड एज वेल आपको 80% एमसीक्यूज इसी में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% एमसीक्यूज इन रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ क्रेट एग्जाम। ओके, स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड देखो, कोर्स की फ़ीस भी बहुत कम है, विच इज़ ओनली 699 रुपीज़ स्टूडेंट्स। एंड दैट्स वाई जब भी आप कोर्स को परचेस करते हो देन ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी तो प्रोवाइड करती ही है। एंड एज वेल ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ताकि आप सभी का जो एडमिशन है टू द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फॉर पीएचडी प्रोग्राम वो हैसल फ्री हो जाए। ओके, students, now let us start with our today's session. Now the question one is in dash every unit falling after a chosen gap of units is included in the sample. ओके, इनमें से कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक ऐसा है जिसमें जो यूनिट हमें चोजन गैप के बाद में मिलता है वो एवरी यूनिट हम लोग सैम्पल में इंक्लूड करते हैं। आई विल शो यू हाउ। बेसिकली स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे गैप्स बनाते हैं एंड वो भी इंटरवल के आधार पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास टोटल 100 सैम्पल्स है एंड मुझे इन 100 सैम्पल्स को एक इंटरवल्स के बीच में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 5 इंटरवल्स बनाने हैं देन मैं 100 डिवाइडेड बाय 5 करूँगी, देन मुझे टोटल 20 इंटरवल्स मिलेंगे। मैं पहले 1 to 20 सैम्पल्स एक इंटरवल में रखूँगी, देन बाद के 21 to 40 सैम्पल्स सेकेंड इंटरवल में, देन 41 to 60 थर्ड इंटरवल, 61 to 80 फोर्थ इंटरवल एंड 81 to 100 फिफ्थ इंटरवल। देखो यहाँ पे 20 एंड 21 के बीच में गैप है। यही आपको यहाँ पे पूछा है कि एवरी गैप के बाद में जो यूनिट आएगा वो यूनिट आप सैंपल में इंक्लूड करोगे। ऑल ऑफ यू गेटिंग? इस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक को क्या कहा जाता है? बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1 to 20 के बीच में जो जितने भी सारे सैंपल्स है ओके, उनमें से एक सैंपल को हम लोग रैंडमली चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने रैंडमली यहाँ पे 5th सैंपल को चूज किया है देन उसके बाद में आफ्टर ईच गैप जो 5th सैंपल मुझे मिलेगा उसे ही मैं सबसिक्वेंटली चूज करती जाऊंगी। जैसे कि 21 to 40 में मैं 25th सैंपल को चूज करूंगी, 41 to 60 के बीच में मैं 45th सैंपल को चूज करूंगी, 61 to 80 के बीच में मैं 65th सैंपल को चूज करूंगी एंड 81 to 100 के बीच में मैं 85th सैंपल को चूज करूंगी। लाइक दैट। इस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक को क्या कहा जाता है? वेदर वी कॉल इट एज
इंटरवल सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और पर्पजिव सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। सो देखो हमने यहाँ पे 5 इंटरवल्स बनाए हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द इंटरवल सैम्पलिंग, बिकॉज यहाँ पे हम लोग इंटरवल्स का इस्तेमाल करके सिस्टमैटिकली सैम्पल्स को चूज कर रहे हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी इंटरवल। ओके, एंड इस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक को सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग सिस्टमैटिकली ईच एंड एवरी इंटरवल में सैम्पल्स को चूज कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास पूरा टारगेट पॉपुलेशन होता है एंड फ्रॉम दैट होल टारगेट पॉपुलेशन हम लोग रैंडमली किसी भी सैंपल को चूज करते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज पर्पजिव सैम्पलिंग? सो विद इन द पर्पजिव सैम्पलिंग रिसर्चर के पास एक प्रॉपर पर्पज होता है एंड विद दैट पर्पज ओनली वो उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को चूज करता है जिन पार्टिसिपेंट्स के पास वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिसर्चर को उसके रिसर्च स्टडी में चाहिए। ओके, व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, क्लस्टर सैम्पलिंग में हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन होता है एंड उस टारगेट पॉपुलेशन को हम लोग सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं एंड उनमें से कई सब ग्रुप्स को हम लोग रैंडमली होल एज अ सैंपल चूज करते हैं। ओके, उसे क्लस्टर सैम्पलिंग कहा जाता है। ओके, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज division of the entire population into different groups and then selection of sample on the basis of proportion of each group in the entire population is called as। okay, so हमने entire population को different groups में यहाँ पे डिवाइड किया है एंड अब हम लोग सैंपल को ईच ग्रुप में से एज अ प्रोपोर्शनली सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, देन उस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक को क्या कहा जाता है? सो इस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक को स्टूडेंट्स स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एंटायर पॉपुलेशन होता है बट ये एंटायर पॉपुलेशन हेट्रोजिनस होता है। हेट्रोजिनस का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके बीच में कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं है। ओके, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी डिफरेंट है एंड दैट्स वाई हम लोग एंटायर पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ताकि हमें एक ही ग्रुप में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के पार्टिसिपेंट्स मिल सके। सो फ्रॉम ईच एंड एवरी ग्रुप हम लोग प्रपोर्शनेटली एक ही या फिर उससे भी ज़्यादा सैम्पल्स को रैंडमली चूज करते हैं एंड उन्हीं सैम्पल्स को हम लोग हमारे सैम्पलिंग टेक्निक में लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सो उसे सब्सिक्वेंटली स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहा जाता है। ओके, एंड व्हाट इज सीक्वेंशियल सैम्पलिंग? सो बेसिकली सीक्वेंशियल सैम्पलिंग में जो सैंपल साइज होती है एंड जो टाइम फ्रेम होता है डेटा कलेक्शन का वो पहले से ही फिक्स हम लोग करते नहीं है। ओके, हम लोग जैसे जैसे हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे सैंपल साइज को चूज़ करते हैं एंड अल्टीमेटली डेटा कलेक्शन के टाइम फ्रेम को भी चूज़ करते हैं। सो इन एडवांस्ड ये चीज़ें यहाँ पे फिक्स नहीं होती है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज द सीक्वेंशियल सैम्पलिंग टेक्निक। एंड सीक्वेंशियल सैम्पलिंग टेक्निक ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, बट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, जो कि मैंने आप सभी को क्वेश्चन 1 में ही बताया था। नाउ व्हाट इज कोटा सैम्पलिंग? सो कोटा सैम्पलिंग ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें बेसिकली रिसर्चर वही पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे लेता है जिनके पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो रिसर्चर को चाहिए। सो बेसिकली यहाँ पे जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितना भी हमारे पास ग्रुप होता है, उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं। okay, and they have common characteristics between them and that's why वही participants को हम लोग यहाँ पे लेते हैं। so that's why this is the probability sampling technique। okay, for the study of any population sampling is conducted because it is so किसी भी population को study करने के लिए हम लोग sampling technique का use करते हैं। उसके पीछे का reason क्या है? what is that? so because ये expensive है, बिकॉज ये डिफ़िकल्ट है, बिकॉज ये टाइम एफिशिएंट है और ये बायस्ड है। देखो, एक्सपेंसिव, डिफ़िकल्ट, बायस्ड ये तीनों भी डिसएडवांटेजेस है। ओके, अगर कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक एक्सपेंसिव हो, डिफ़िकल्ट हो या फिर बायस्ड हो, देन ऑब्वियसली हम लोग उसे क्यों करेंगे? वी डोंट डू इट।
Okay, and that's why the correct answer to this question is time efficient, because सैम्पलिंग टेक्निक ये टाइम एफिशिएंट होती है एंड दैट्स वाई हम लोग उसका यूज़ करते हैं ताकि हम लोग टारगेट पॉपुलेशन को स्टडी कर सके. सो यू कैन थिंक अबाउट इट, जैसे कि टारगेट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है एंड अगर आपको टारगेट पॉपुलेशन को स्टडी करना है देन इन रियलिटी इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज टारगेट पॉपुलेशन में नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा होते हैं एंड उनको स्टडी करने के लिए समय हमें लगता है एंड उनको स्टडी करने के लिए उसके भी अलावा वो एक्सपेंसिव होता है, वो डिफ़िकल्ट होता है. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉसिबल इन रियलिटी एंड दैट्स वाई हम लोग सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि हम सैम्पलिंग जो सैम्पल्स हमें बेसिकली मिलते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पूरे पॉपुलेशन के एंड दैट्स वाई इसकी वजह से हम लोग टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं, टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं एंड एज वेल ये एक्सपेंसिव भी उतना होता नहीं है, डिफ़िकल्ट तो होता ही नहीं है. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3, दैट इज टाइम एफिशिएंट. A researcher divides a heterogeneous population into homogeneous groups and then draws samples from each group. Which sampling technique is the researcher using? So again आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि रिसर्चर ने हेट्रोजीनस पॉपुलेशन को होमोजीनस ग्रुप्स में डिवाइड किया है एंड फ्रॉम ईच होमोजीनस ग्रुप उसने सैम्पल्स को सिलेक्ट किया है. सो इस प्रकार के सैम्पलिंग टेक्निक को क्या कहा जाता है? ऑब्वियसली वी कॉल इट एज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जो कि हमने अभी देखा इसी सेशन में, राइट? सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में यही हम लोग करते हैं, यही इसका तरीका है. एंड ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज क्लस्टर सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लोग रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को असाइन नहीं करते हैं. रिसर्चर के पास एक प्रॉपर पर्पस होता है एंड उसी पर्पस के साथ वो वही पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च में लेते हैं. सो दिस इज नथिंग बट द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ओके, एंड कोटा सैम्पलिंग, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज दैट, कि कोटा सैम्पलिंग में जो ग्रुप हमारे पास होता है पार्टिसिपेंट्स का, ओके, वो ग्रुप में जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक कॉमन ट्राइट शेयर करते हैं एंड उसकी वजह से वही ग्रुप्स रिसर्चर क्या करता है, असाइन करता है एंड यहाँ पे रैंडमली वो पार्टिसिपेंट्स को चूज करता नहीं है बेसिकली. ओके, वो कुछ पर्पस के साथ उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से पार्टिसिपेंट्स को पार्टिसिपेट करता है रिसर्च में. ओके, विच इज कॉल्ड एज कोटा सैम्पलिंग एंड दैट्स व्हाई हियर द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट second, that is stratified sampling. Okay, it is stratified sampling. Okay, now next is, what is a sample called if it represents one or few characteristics of the population more than the others? Okay, so इनमें से कौन सा सैंपल ऐसा है ओके जो एक्चुअली हमें एक से भी ज़्यादा पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है. सो वेदर इट इज़ गुड सैम्पल, वेदर इट इज़ बैड सैम्पल, और वेदर इट इज़ बायस्ड सैम्पल, और वेदर इट इज़ इनइफेक्टिव सैम्पल. सो बेसिकली स्टूडेंट्स वी कॉल इट एज बायस्ड सैम्पल, बिकॉज अगर कोई भी सैम्पल हमें एक से भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है ऑफ द पॉपुलेशन, ओके, विच इज कॉल्ड एज बायस्ड सैम्पल. ओके, बिकॉज बायस्ड सैम्पल का मतलब होता है कि ऐसा सैम्पल जिसको हमने फेयरली चूज नहीं किया है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज बायस्ड सैम्पल. एंड अगर कोई भी सैम्पल बायस्ड होता है देन ऑब्वियसली वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करता है एंड उसके पास पॉपुलेशन में से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास होते हैं. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स वाई उसे बायस्ड सैम्पल कहा जाता है एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज 3. एंड अगर कोई भी सैम्पल गुड सैम्पल होता है देन वो बायस्ड नहीं होता, इट इज़ नॉट बायस्ड. ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3. What are the various classifications of sampling? Now sampling technique के classifications क्या है? Whether it is random and purposive sampling, stratified and cluster, probability and non-probability, multi-stage and sequential. So पूरे सैम्पलिंग टेक्निक में दो ही सैम्पलिंग के क्लासिफिकेशंस होते हैं एंड वो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक.
देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में हम सभी लोग सैम्पल्स को रैंडमली चूज करते हैं, बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में सैम्पल्स को रैंडमली चूज नहीं किया जाता है. सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन देम. Okay, and that's why the correct answer to this question is 3, that is probability and non probability sampling technique. And बाद में जितने भी सारे टेक्निक्स हमने देखे, जैसे कि स्ट्रैटिफाइड देखा, क्लस्टर देखा, रैंडम देखा, पर्पजिव देखा, सीक्वेंशियल, ये सब इनके सब टाइप से. ओके, एंड ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे, सो डोंट वरी. नाउ नेक्स्ट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन. देखो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये टेक्निक हम लोग कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो वेदर इट इज़ लार्ज पॉपुलेशन और वेदर इट इज़ होमोजेनस पॉपुलेशन और वेदर इट इज़ हेट्रोजेनस पॉपुलेशन और लीगल रिसर्च. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये टेक्निक हेट्रोजेनस पॉपुलेशन में यूज़ नहीं की जाती है, बिकॉज हेट्रोजेनस पॉपुलेशन में जो लोग होते हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं. ओके, एंड दैट्स वाई अगर आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करोगे देन पॉपुलेशन के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको सैम्पल्स में नहीं मिलेंगे. उसके लिए आपको कुछ अलग टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जैसे कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हमने देखा था. सो इन सच सिचुएशन आप स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक को आजमा के देख सकते हो. ओके, एंड दैट्स वाई अगर लार्ज पॉपुलेशन होता है, होमोजेनस पॉपुलेशन होता है या फिर लीगल रिसर्च होता है, देन उसमें हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को आराम से यूज़ कर सकते हैं, बट हेट्रोजेनस पॉपुलेशन में नहीं यूज़ कर सकते. ओके, एंड दैट्स वाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3. In dash all the units of the universe have an equal chance of being included in the sample. So इनमें से कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक ऐसा है जिसमें सभी यूनिट्स जो होते हैं यूनिवर्स में उन सभी को इक्वल चांस होता है ताकि वो सैम्पल की तरह स्टडी में पार्टिसिपेट कर सके. सो वेदर इट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या फिर जजमेंट सैम्पलिंग और इंटरवल सैम्पलिंग. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. बिकॉज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम लोग सैम्पल्स को रैंडमली चूज करते हैं, एंड दैट्स वाई इसका मतलब होता है कि ईच एंड एवरी participant or unit in the universe or world has the equal chances to get selected as a sample in the study, okay, which is called as the probability sampling. That's why the correct answer is 2, and I hope so now all of you understood that what is non-probability sampling technique and what is interval sampling technique. Now what is judgment sampling? So judgment sampling is nothing but the purposive sampling. सो यहाँ पे रिसर्चर के पास एक प्रॉपर पर्पस होता है एंड उसी पर्पस के साथ वो उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे चूज करता है, एंड दैट्स वाई पर्पसिव सैम्पलिंग और जजमेंट सैम्पलिंग ये बेसिकली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है. एंड आई कैन टेल यू वन मोर थिंग ओवर हियर दैट कि यहाँ पे बेसिकली जो पार्टिसिपेंट्स और रिसर्चर चूज़ करता है. सो फॉर एग्जांपल अगर कई पार्टिसिपेंट्स को वॉलंटरीली अगर उनको स्टडी में पार्टिसिपेट करना है देन यहाँ पे रिसर्चर उसके लिए अलाउंस देता है, बिकॉज ये चीज़ रिसर्चर के लिए इटसेल्फ बहुत फिजिबल होती है, बिकॉज रिसर्चर को यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. So this is nothing but the judgment or purposive sampling technique. Okay. Next is what is Tipett's table used for? So हम सभी लोग Tipett's table को किसके लिए यूज़ करते हैं? So basically students जो Tipett's table है इसमें random नंबर्स होते हैं एंड इन नंबर्स को बेसिकली रैंडमली चूज़ किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है फॉर द सैम्पलिंग टेक्निक. सो दैट्स वाई हम सभी लोग Tipett's टेबल को सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए यूज़ करते हैं. ओके, बिकॉज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में बेसिकली हम लोग पूरे पॉपुलेशन में से सैम्पल्स को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, and that's why Tipett's table is used for simple random sampling because Tipett's table में ही itself random numbers होते हैं. Okay. नाउ द कन्वीनियंस सैम्पलिंग. सो व्हाट इज़ दैट? जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के मुताबिक सैम्पल्स को चूज़ करता है. जैसे कि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आप सभी को बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर पार्टिसिपेंट्स वॉलंटरीली
सिलेक्ट होने चाहते हैं रिसर्च में, देन यहाँ पे रिसर्चर अलाउ करता है उनको, बिकॉज ये रिसर्चर के लिए काफ़ी कन्वीनियंट बात होती है। एंड एज वेल अगर रिसर्चर किसी और जगह पे जाता है एंड वहाँ पे अगर उसे कई लोग दिखाई दे रहे हैं, तो देन उन्हीं लोगों को वो पार्टिसिपेट करेगा रिसर्च में। दूसरी जगह पे जाके बाकी के पार्टिसिपेंट्स को ढूंढना वगैरह ऐसी कोई भी बात वो करेगा नहीं। सो बेसिकली ये सैम्पलिंग टेक्निक रिसर्चर के कन्वीनियंट के मुताबिक होती है। ओके, टू रिड्यूस सैम्पलिंग एरर्स, देखो सैम्पलिंग एरर्स काफ़ी सारी वजह से आती है, जैसे कि आप कितने सारे सैम्पल साइज को यूज़ कर रहे हो, वेदर आप बायस्ड फ्री सैम्पल्स को चूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, देन आप कौन से सैम्पलिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। सो इन बहुत चीज़ों की वजह से सैम्पलिंग एरर्स आती है। एंड इंटरवल सैम्पलिंग आप सभी ने देखा, बट टिपेट टेबल बेसिकली इज यूज्ड फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ओनली। ओके, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4. नेक्स्ट इज व्हाई आर सैम्पलिंग ट्रायड्स इंपॉर्टेंट इन सैम्पलिंग। देखो सैम्पलिंग ट्रायड्स ये सैम्पलिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सैम्पलिंग ट्रायड्स का मतलब होता है कि सैम्पलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो सैम्पल्स हम लोग चूज करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये चीज़ हमारे लिए और सैम्पलिंग टेक्निक के लिए इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है। सो नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज टू हेल्प अस इन डिसाइडिंग द सैम्पल साइज, ताकि इसकी वजह से हमें हेल्प मिल सके कि हमें कितनी सैम्पल साइज डिसाइड करनी है। दे हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन यूजलेस यूनिट्स एंड यूजफुल यूनिट्स, ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर सके कि यूजलेस यूनिट्स कौन से हैं एंड यूजफुल यूनिट्स कौन से हैं। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस, यानी कि वो रिसर्च क्वेश्चंस के बेस को बनाते हैं। दे आर द डिसाइडिंग फैक्टर इन द इंक्लूजन ऑफ अ यूनिट इन द सैम्पल, बिकॉज ये हमारे लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम लोग बेसिकली डिसाइड करते हैं कि वेदर हमें उनको सैम्पल में चूज करना है, मतलब एज अ सैम्पल हमें उनको चूज करना है या फिर नहीं करना है। सो बेसिकली द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4. हमारे लिए सैम्पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम लोग उन्हीं सैम्पल्स को हमारे स्टडी में एज अ सैम्पल करके सिलेक्ट करते हैं। सो यही ऑप्शन 4 में बताया गया है, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4. ओके, population is called as dash where the members are identical to one another. So इनमें से कौन सा population ऐसा है जिसमें हम उसे क्या बुलाते हैं। ओके, what is the name of that such population, जिसमें जो मेंबर्स होते हैं पॉपुलेशन के वो एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होते हैं। देखो सिमिलर भी नहीं, आइडेंटिकल होते, मतलब आइडेंटिकल का मतलब होता है कि एक साथ, मतलब अगर आप देखोगे मेंबर्स को देन आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मेंबर कौन सा है, ये मेंबर कौन सा है, बिकॉज वो एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं, और यू कैन से इट्स लाइक अ क्लोन। ओके, देन ऐसे पॉपुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, वेदर इट इज़ यूनिवर्स or whether it is heterogeneous population, homogeneous population or finite universe. So obviously students, now all of you understood that it is called as homogeneous population, because homogeneous का मतलब होता है कि similarity होना। ओके, सो होमोजेनस पॉपुलेशन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन में जितने भी सारे मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं, वो एक दूसरे के साथ वो आइडेंटिकल होते हैं। एंड हेट्रोजेनस पॉपुलेशन का मतलब होता है कि पार्टिसिपेंट्स के बीच में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है, दे आर डिसिमिलर विथ ईच अदर। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 3. ओके, रैंडम सैम्पलिंग इज यूजफुल एज इट इज। देखो रैंडम सैम्पलिंग ये टेक्निक क्यों यूजफुल है, बिकॉज ये रीजनेबली एक्यूरेट है, बिकॉज ये पर्सनल बायसेस से भी फ्री है, बिकॉज इट्स अ इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो रैंडम सैम्पलिंग यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, सो बेसिकली इसमें हम लोग पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन करते हैं, उनको हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, एंड दैट्स वाई ये टेक्निक काफ़ी रीजनेबली एक्यूरेट होती है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी बायस नहीं होता है, एंड एज वेल हम टारगेट पॉपुलेशन को यहाँ पे सैम्पल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज रैंडमली आप सैम्पल्स को चूज़ कर रहे हो। सो दैट्स वाई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलते हैं। वैसे भी
and as well this is an economical method of data collection because within the economy population size बहुत ज़्यादा होती है and that's why अगर population size बहुत ज़्यादा होती है then ऐसी situations में random sampling को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है because non random sampling का इस्तेमाल करने के लिए हमें proper characteristics की ज़रूरत होती है जो हम लोग पूरे population में ढूंढ नहीं सकते अगर population बहुत ज़्यादा है तो. Okay, and that's why the correct answer to this question is 4, that is all of the above. Okay, next is dash is a preferred sampling method for the population with finite size. So इनमें से कौन सी sampling मेथड आप यूज़ करोगे अगर पॉपुलेशन साइज फाइनाइट हो, मतलब आपको पॉपुलेशन साइज का अंदाज है, यू नो द वैल्यू. सो फॉर एग्जांपल मेरी पॉपुलेशन की साइज है 500, आई नो द वैल्यू क्या है. सो ऐसे सिचुएशन में मैं कौन से सैम्पलिंग मेथड को प्रीफर करूँगी. ऑब्वियसली आई विल प्रीफर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बिकॉज जैसे कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि अगर मुझे पॉपुलेशन साइज पता है देन ऑब्वियसली मैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को फॉलो करूँगी जिसमें मैं पूरे पॉपुलेशन को एक इंटरवल्स के बीच में डिवाइड करूँगी. देन आफ्टर दैट शुरुआत के इंटरवल में मैं एक ही सैम्पल को रैंडमली चूज़ करूँगी. फॉर एग्जांपल अगर मैंने nth सैम्पल को चूज़ किया है रैंडमली देन इन ईच इंटरवल इसके बाद मैं सिर्फ nth नंबर के सैम्पल को ही चूज़ करूँगी. ओके, बिकॉज यहाँ पे मुझे पता है कि पॉपुलेशन की साइज क्या है एंड दैट्स वाई मैं इंटरवल्स बना सकती हूँ. ओके, एंड पर्पजिव सैम्पलिंग आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज दैट. क्लस्टर सैम्पलिंग आपको समझ में आ गया होगा. एंड एज वेल व्हाट इज एरिया सैम्पलिंग. सो बेसिकली एरिया सैम्पलिंग ये एक क्लस्टर सैम्पलिंग का ही पार्ट है. सो यहाँ पे हम लोग जो क्लस्टर्स चूज करते हैं सो बेसिकली ये क्लस्टर्स जियोग्राफिकल एरियाज होते हैं. ओके, which is nothing but the area sampling, and that's why the correct answer to this question is 1. Which one is called non probability sampling. now इनमें से कौन सा non probability sampling का part है और type है. so whether it is quota sampling or whether it is cluster sampling or whether it is systematic sampling or stratified sampling. so basically students कोटा सैम्पलिंग इनमें से सिर्फ एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है एंड बाकी के सब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स है. ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज नॉट एप्लीकेबल टू सैम्पलिंग. सो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल आप सैम्पलिंग टेक्निक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो. सो वेदर इट इज सैम्पल यूनिट्स मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, देन सैम्पल यूनिट्स मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, same units of the sample should be used throughout the study, sample units must be chosen in a systematic and objective manner. so basically students the correct answer for this question is 2 because sample units ये एक दूसरे के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं होने चाहिए. बिकॉज अगर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं देन आपको रिसर्च के रिजल्ट्स ऑथेंटिकेट नहीं मिलते हैं. बिकॉज सैम्पल्स अगर एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होते हैं देन ऑब्वियसली आपको ईच एंड एवरी सैम्पल्स के थ्रू प्रॉपर ओपिनियंस मिलते नहीं है एंड दैट्स व्हाई योर स्टडी बिकम वेरी लो एंड आपको उतने अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं मिलते हैं, ओपिनियंस भी नहीं मिलते. सो देखो सैम्पल यूनिट्स तो क्लियरली डिफाइंड तो होने ही चाहिए. एज वेल एक ही सैम्पल यूनिट को मतलब सेम ही सैम्पल यूनिट को आपको पूरे स्टडी में यूज़ करना है. एंड एज वेल जब भी आप सैम्पल्स को यूज़ करते हो और चूज़ करते हो देन वो आपको सिस्टमैटिकली एंड ऑब्जेक्टिव मैनर से ही करना है. ओके, एंड उसे ही आप सैम्पलिंग टेक्निक कहते हो एंड दैट्स द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2. नेक्स्ट इज सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड जितना भी मैंने आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस किया था. बट एट द लास्ट मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बताया था कि दो सैम्पल्स के दो टेक्निक्स होते हैं सैम्पलिंग के एंड उनमें से सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग राइट एंड दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ओके, so what happens in probability sampling and non probability sampling I have told you. so probability sampling में उसके सब टाइप्स होते हैं जैसे कि simple random sampling एक उनमें से एक सब टाइप है. then second one is stratified sampling is another one. then systematic sampling
systematic sampling, then fourth one is cluster sampling. एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी काफ़ी सारे सब टाइप्स है, जैसे कि फर्स्ट वन इज़ कोटा सैम्पलिंग, सेकेंड वन इज़ जजमेंटल सैम्पलिंग, ओके, थर्ड वन इज़ पर्पजिव सैम्पलिंग, पर्पजिव एंड जजमेंटल इज सेम बेसिकली, देन कन्वीनियंट और कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ओके, देन अगेन फोर्थ वन इज सिक्वेंशियल सैम्पलिंग जो कि हमने देखा आज के सेशन में, राइट, एंड द फिफ्थ वन इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, ओके, स्नोबॉल सैम्पलिंग. सो ये सब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स है एंड ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स है, एंड आपको ये दोनों भी टाइप्स याद रखने हैं एंड उनके सब टाइप्स भी याद रखने हैं, ओके, विच इज़ द रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू. एंड इसके ऊपर आपको हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ओके. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो.